हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर वेव्स ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं जो कि आपने यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें कहा गया था कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं और इनको आपको ग्रुप करना है। कौन इनमें से नाइट्रोजनस बेस है, कौन इनमें न्यूक्लियोसाइड है। ऑप्शंस आपके आते हैं एडेनिन है, साइटिडीन है, थाइमिन है, गुआनोसिन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इफ a double stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine in the DNA। DNA जो है उसमें 20% क्या है, यहाँ पे साइटोसिन है, नाइट्रोजनस बेस है साइटोसिन। आपको बताना है कि उस डीएनए में जब 20% साइटोसिन है तो उसमें एडेनिन का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले तो आपको नाइट्रोजनस बेस के जो टाइप्स हैं वो पता होने चाहिए। हमने कहा कि नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन दो टाइप का होता है, एडेनिन और ग्वानिन जिसको कहते हैं, और पिरिमिडिन भी दो टाइप का होता है, साइटोसिन एंड थाइमिन जिसको कहते हैं। क्योंकि डीएनए की बात हो रही है तो यहाँ पे थाइमिन यूज होता है, अगर यहाँ पे आरएनए की बात होती तो थाइमिन की जगह हम यूरेसिल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पिरिमिडिन है वो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल तीन आते हैं। तो डीएनए में साइटोसिन एंड थाइमिन होता है और आरएनए में साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है। अब हमने बोला कि 100% जो नाइट्रोजनस बेस है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड होता है कि उसमें 50% प्यूरिन आएगा और 50% पिरिमिडिन आएगा। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों का 50-50% होता है। बट फैक्ट ये है कि जो प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन है ये दोनों 25-25% में डिवाइडेड नहीं होंगे। यानी कि मैंने बोला ये तो 50-50 में डिवाइडेड है कि 50 इसका होगा तो 50 इसका होगा, लेकिन ये दोनों 50-50 में नहीं होंगे। यानी कि इसका जो टोटल है तो ये इन दोनों में बटेगा। तो आपने कहा ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों भी 50-50% में, यानी कि ये इक्वल परसेंटेज नहीं होगा इन दोनों का। सेम यहाँ के लिए भी कि इन दोनों का भी इक्वल परसेंटेज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि 100% में से 50 इसका है और 50 इसका है तो 50 में से 25 इसका 25 इसका, ऐसा नहीं होगा। इक्वल परसेंटेज नहीं होता है एडेनिन और ग्वानिन का या साइटोसिन एंड थाइमिन का। और यहीं से इसी फैक्ट से आपको अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइटोसिन, हमें बताना है एडेनिन। सिंपल सी चीज है, देखो हमने बोला कि पिरिमिडिन जो पिरिमिडिन है उसका जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है या उसका जो परसेंटेज है वो 50% है। इट मीन्स कि 50% क्या है, इन दोनों को मिला करके पिरिमिडिन 50% हुआ होगा और इन दोनों को मिला करके जो प्यूरिन है वो 50% हुआ होगा। आउट ऑफ 50%, इस वाले 50% की बात हो रही है, आउट ऑफ 50% 20% तो कहाँ आ गया है, साइटोसिन का आ गया है। ठीक है, अब जो 20% यहाँ पे आया तो आपके पास रेस्ट कितना बच जाता है, आपके पास बच जाता है 30%। और रेस्ट जो 30% है वो कौन होगा, यहाँ पे थाइमिन होगा। ठीक है, क्या समझे, फिर से बोल रही हूँ। साइटोसिन जो है वो 20, पहले तो ये कि जो पिरिमिडिन है वो 50% होगा, रेस्ट जो 50% है वो ये प्यूरिन होगा, ये पिरिमिडिन है। तो पिरिमिडिन कितना होगा, 50% में होगा। पिरिमिडिन का जो 50% है वो साइटोसिन एंड थाइमिन दोनों को मिला करके होगा। साइटोसिन का परसेंटेज हमें 20% दिया है, मतलब 20% अगर साइटोसिन है तो बचा कितना, 30% बचा। तो 30% फिर यही होगा, तभी तो 20% तो साइटोसिन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो अब 30% चाहिए तो वो थाइमिन को ही करना होगा। तो थाइमिन कितना है, 30% है। तो हमें सबसे पहले हमने जो थाइमिन का परसेंटेज है वो हमने निकाला है कितना, 30%। और जो साइटोसिन है उसका हमारे पास कितना था, 20%। चलो, तो जो यहाँ पे पिरिमिडिन है उसका जो 50% है वो तो हमने यहाँ से ले लिया है। हमें तो बताना है प्यूरिन का। ठीक है, पिरिमिडिन का निकल गया, प्यूरिन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्यूरिन में ना तो एडेनिन का परसेंटेज हमें दिया है और ना ही ग्वानिन का परसेंटेज हमें दिया है। तो उसके लिए आता है एक चीज जो आपने समझी होगी जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे
जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो हमने चीज़ें डिस्कस की थी। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेप्लिकेशन जब हम पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आप देख रहे थे। तो अगर मैं बोलूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में हम दिखाते हैं ये नाइट्रोजनस बेस दिखाते हैं, और अगर मैंने इन दोनों स्ट्रैंड को खोला तो ये स्ट्रैंड कुछ ऐसे आते हैं जिसमें ये नाइट्रोजनस बेस इससे कनेक्ट होगा, ये नाइट्रोजनस बेस इससे कनेक्ट होगा। ऐसे ही जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और तभी तो ये दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए रहते हैं। देखो आपको ये भी यही बताया गया था कि जो बैकबोन होती है वो तो पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, और ये फॉस्फेट है ऐसे ही। अगेन नाइट्रोजनस बेस और ये फॉस्फेट, ये नाइट्रोजनस बेस और ये फॉस्फेट। हमें एक डिफरेंट स्लाइड की ही, ब्लैंक स्लाइड की ही जरूरत है। देखो अब यहाँ पे देखो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि हम क्या बना रहे हैं। 5-2 3 ठीक है, हमें यहाँ पे लिख रही हूँ 3-2 5 वो ध्यान से समझो जरा। सारी चीजें हमने की हैं, जो भी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, चीजें रिवाइज करनी है। ठीक है, देखो अब देखो जो नाइट्रोजनस बेस है वो देखो, ये हमने यहाँ पे देखा है 5-2 3 ये वाला एक स्टैंड है, ठीक है, और ये दूसरा स्टैंड है जो 3-2 5 यहाँ पर एंड है। वहां पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये एक दूसरे से यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देखो, अच्छा हाँ एक और चीज, जो यहाँ से ये भी तो कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब ये क्या, ये पूरी एक चेन बनी है, ये पूरी एक चेन बनी है, ये एक्चुअली में बैकबोन है, और यहाँ पर जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं वो ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। देखो
आपका डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली में, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, जिसको हम दिखाते हैं एक स्ट्रैंड ये है, हमने कहा एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये बैकबोन है, और बीच में ये जो हम दिखा रहे हैं ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है। दोनों स्ट्रैंड के अपने अपने नाइट्रोजनस बेस, इसका नाइट्रोजनस बेस इससे कनेक्टेड है, इसका इससे कनेक्टेड है, इसका इससे कनेक्टेड है। यहाँ 5' एंड क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन नंबर 5 में ये जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है ये फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, तो ये 5' एंड होगा। यहाँ पे कार्बन नंबर 3 जो है वो फ्री है, ठीक है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये 3' एंड है। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ कार्बन की, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये है, सेम 1 2 3 4 और 5 ये है, 1 2 3 4 एंड 5 ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपने बोला 1 2 3 4 एंड 5 ये है, 1 2 3 4 एंड 5 ये है, 1 2 3 4 एंड 5 ये है। कार्बन नंबर 5 जो है वो फ्री है, तो 5' एंड होगा। कार्बन नंबर 3 यहाँ पे फ्री है, कोई कनेक्टेड नहीं है यहाँ से, तो ये 3' होगा। तो 3' 5' का समझ में आया। हमने कहा कि बेसिकली ये क्या बना रहे हैं, बैकबोन बना रहे हैं। अच्छा, इसको और ज्यादा स्ट्रेट करूं मैं, तो ये कुछ ऐसा है, ये 2 चेन है यहाँ पे, इसका नाइट्रोजनस बेस इससे कनेक्टेड है, इसका इससे है, इसका इससे है, ऐसे ऐसे कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम सिंप्लीफाई करें, इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करें तो ऐसा बनाते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे बनाते हैं। तो इसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो इससे कनेक्टेड है, इसका इससे कनेक्टेड है, इसका इससे कनेक्टेड है, ये। तो ये चीज समझ में आई है, ठीक है। अब चीज क्या है, हमने बोला कि जो नाइट्रोजनस बेस है हमेशा प्यूरिन हमेशा कनेक्ट होगा पिरिमिडीन से, ऐसे, ठीक है। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से कनेक्ट होगा। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन भी हमारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि हमने बोला एडेनिन एंड ग्वानिन है, साइटोसिन एंड थाइमिन है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एडेनिन जो है वो थाइमिन से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा या ट्रिपल आएगा वो आपको करना है। एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन से कनेक्टेड होता है, और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन से कनेक्ट होता है, ऐसे होगा। अब देखो, मैंने बोला कि 30% मेरा क्या है यहाँ पे थाइमिन है, और 20% मेरा क्या है यहाँ पे साइटोसिन है, और दोनों को निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना कि जितना साइटोसिन होगा, जैसे कि ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है, ठीक है। अब देखो साइटोसिन से क्या होगा, साइटोसिन से क्या होगा, ग्वानिन यहाँ पे अटैच होगा, ये ग्वानिन है, ये ग्वानिन है, ठीक है। जितने साइटोसिन है उतने ही ग्वानिन है। 1 2 3 4, तो हमारे जो साइटोसिन थे वो 4 थे, इसीलिए हमारे जो ग्वानिन होंगे वो भी 4 है, 1 2 3 4। अब मैंने बोला थाइमिन है, ठीक है, तो ये थाइमिन आ गया है, ये थाइमिन आ गया है, ये थाइमिन है, ये थाइमिन है। अब थाइमिन से जो कनेक्टेड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एडेनिन यहाँ पे कनेक्टेड होगा, ये एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये एडेनिन है। तो थाइमिन कितने, 1 2 3 4, 4 हमारे पास, 1 2 3 4, यस। तो 4 हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, 4 थाइमिन थे। तो हमारे पास एडेनिन कितने आए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हमारे पास क्या आए, एडेनिन आए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जितने हमारे पास थाइमिन है उतने ही हमारे पास क्या है, एडेनिन होंगे, और जितने ही हमारे पास साइटोसिन है उतने ही हमारे पास क्या होंगे, ग्वानिन होंगे। बस हो गया सिंपल। अब देखो, अब देखो, अब क्योंकि 30% क्या है यहाँ पे, थाइमिन है, तो उतना ही क्या होगा, एडेनिन होगा। 30% थाइमिन से ऐड होने के लिए, 30% थाइमिन से कनेक्ट होने के लिए आपका 30% एडेनिन भी तो अवेलेबल होगा, वरना ये तो अनपेयर्ड ही रह जाएगा। अनपेयर्ड, अब नाइट्रोजनस में पेयर्ड ही रहेंगे, ठीक है, अनपेयर्ड तो नहीं रहेंगे। तो अगर 30 पर किसी एक डीएनए के स्ट्रैंड में अगर 30% थाइमिन है, तो वो 30% थाइमिन एडेनिन से कनेक्ट होगा, और 30% थाइमिन से कनेक्ट होने के लिए, बाइंड करने के लिए 30% एडेनिन हमें चाहिए होगा। सेम चीज अगर 20% क्या है पे साइटोसिन है, तो 20% साइटोसिन से कनेक्ट होने के लिए 20% क्या होगा, यहाँ पे ग्वानिन चाहिए होगा। तो अब बताओ आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको परसेंटेज ऑफ एडेनिन बताना था, कितना आया, 30% आया है, ठीक है। तो देखो, या तो आप ऐसे इसको सॉल्व करो, कैसे, या तो आप इसे ऐसे सॉल्व करो कि आपको पिरिमिडीन का दिया है, एक का दिया है तो दूसरे का निकाल लो, ठीक है, फिर जितना ये होगा उतना ये होगा। या फिर आपने बोला कि हम सिंपली ये भी तो कर सकते हैं कि जितना साइटोसिन है उतना ही क्या है, ग्वानिन है, जितना साइटोसिन था उतना ही क्या होगा, यहाँ पे ग्वानिन होगा। अब अगर
प्यूरिन का 50% में से 20% ग्वानिन का होगा, तो रेस्ट कितना बचा, 30% बचा। तो आपने कहा 30% क्या होगा, एडेनिन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़ी मैथमेटिक्स यहाँ पे लगानी है, इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर के लिए तो आपकी आंसर शायद आप यहाँ पे रीड नहीं कर पाएंगे, बट जितनी चीज़ें आपने समझी हैं उसको आप देखो और एक बार आप लैंग्वेज में बना करके लिखो। देखो आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे ही अपना जो आंसर है वो निकाल लेना है और आपका आंसर कंप्लीट है। चलिए, आंसर कंप्लीट हुआ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज। देखो अगर आपको एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसे दिया जाता है, तो राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। देखो क्या आपको बोल रहा है वो मैं आपको दे देती हूँ। एक स्ट्रैंड है ये, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैंड है 5' to 3', ये 5' to 3' है, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस है वो देख लेते हैं, काफी बड़ा सीक्वेंस है, चलिए आपको भी लिखना पड़ेगा। ए टी जी सी, अच्छा देखते रहना कोई नाइट्रोजनस बेस छूट ना जाए, ठीक है। पी ए टी यानी कि थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एडेनिन, साइटोसिन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एक बार चेक कर लेना कोई नाइट्रोजनस बेस रह ना गया हो। हमें बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या बताना है। ये कह रहा है कि एक डीएनए के एक स्ट्रैंड है 5' to 3' डायरेक्शन में है और इसका जो सीक्वेंस है वो हमें कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो देखना है 5' to 3' डायरेक्शन में। तो 5' to 3' डायरेक्शन का मतलब होगा ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5' to 3' डायरेक्शन में। क्या 5' to, कंफ्यूज मत होना कि 5' to 3' तो हमें दिया गया है। अब ये कह रहा है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये आपको दिया गया तो आपको ये बताना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि 5' to 3' दिया गया था तो 3' to 5' पूछना चाहिए था, कुछ नहीं है, उन्होंने 5' to 3' पूछ लिया है। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना है, जो बहुत ही अच्छा इजी हलवा क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। चलो बनाओ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पे। चलो इजी है, स्टार्ट करें यहाँ पे। अगर हम 5' to 3' देखें इसका, तो हम जानते हैं कि साइटोसिन से ऐड होता है क्या, ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन एंड एडेनिन से थाइमिन। चलो क्रॉस चेक कर लो एक बार। एडेनिन से क्या जुड़ता है हमेशा, थाइमिन जुड़ता है, और थाइमिन से एडेनिन जुड़ता है। ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एडेनिन से थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एडेनिन से अगेन थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन। ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है सीक्वेंस। ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एडेनिन से थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, ग्वानिन से
साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन, एडेनिन से थायमिन, थायमिन से एडेनिन, ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन। ठीक है, हमें बताना था 5' to 3' डायरेक्शन में। वैसे आप इतना भी कर लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट ही माना जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आपने बना दिया है। बट 5' to 3' में बोला गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5' to 3' में लिखा गया है तो लो, यहाँ से हमने 5' से शुरू कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हम अलग से कह रहे हैं, 5' से हमने शुरू किया। तो सबसे पहले क्या था, ग्वानिन था, देन साइटोसिन, देन एडेनिन, देन थायमिन, देन ग्वानिन, देन साइटोसिन, देन एडेनिन, देन थायमिन, देन ग्वानिन, देन साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। तो क्या ये 5' to 3' डायरेक्शन है? कुछ नहीं किया है मैंने, 5' से लिखना शुरू किया और 3' तक लिखना शुरू किया। तो यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आए हैं और इसे 5' to 3' डायरेक्शन में लिखना शुरू किया है। सिर्फ इतना ही हमने किया है। समझ में आया? आ गया 5' to 3' आ गया। देखो एक बात, अच्छा क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो आपके सही हैं, यानी कि आपके प्यूरिन से पिरिमिडिन ही बाइंड करनी चाहिए, एडेनिन से आपका थायमिन ही जुड़ना चाहिए और ग्वानिन से आपका साइटोसिन ही जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये एक बार इंश्योर और क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि बहुत लंबा सीक्वेंस है तो कहीं पर आपका जो गलत सीक्वेंस है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना तो आ गया है कि ये हमारा टेम्पलेट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। 3' to 5' डायरेक्शन में था, मैंने 5' to 3' लिखा है। सिंपल से मैंने ग्वानिन को फिर वहां लिखा पहले, फिर साइटोसिन को लिखा, फिर एडेनिन को लिखा, फिर थाइमिन को लिखा, ऐसे करते करते लास्ट का जो सीक्वेंस है, यानी कि ये जो है हमारे यहाँ आ गया। तो 3' वाला यहाँ आ गया है, 5' वाला यहाँ आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में? अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ और हमारे पास जो आंसर आते हैं वो देखो। थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। With regard to base sequence, DNA strand are complementary to each other. Therefore, the sequence of one strand of DNA is written as, तो हमें दिया गया था ये, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, the sequence of complementary strand 3' to 5' is as follows। इसका जो complementary है वो ये आया, यही आया हमारे पास, 3' to 5' ये आया है। Subsequently, the sequence of the complementary strand in 5' to 3' direction is written as, तो ये जो हमारा 3' to 5' है, अगर मैं इसको 5' to 3' लिखूं तो मैंने यही तो किया कि पहले हमने ग्वानिन लिखा, साइटोसिन लिखा, एडेनिन लिखा, यहाँ से लाते लाते आप यहाँ पे ऐड करने लगे और 5' to 3' यहाँ पर हमारा आ गया है। ठीक है, आपने पीछे से लिखना शुरू किया था यहाँ पे और ये वाला जो है वो आपका यहाँ पे आया है। तो देखो इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या डीप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स led Watson and Crick to hypothesis a semi-conservative modes of DNA replication explain। अच्छा ये जो टर्म है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये क्या होता है? मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। तो हमारा ये है डीएनए का स्ट्रैंड, ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है ये। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन हो रही है तो क्या बनेगा, रेप्लिकेशन बबल बनेगा। ये हमारा क्या बन गया है, रेप्लिकेशन बबल बन गया है। देन हम रेप्लिकेशन फॉर्क देखते हैं और रेप्लिकेशन फॉर्क को हम कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन बबल को हम हाफ देखते हैं ऐसे। अब यहाँ पर क्या होती है, जो रेप्लिकेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड है, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो कुछ ऐसा आता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, यानी कि एक स्ट्रैंड ये डीएनए का है और एक स्ट्रैंड ये डीएनए का है। तो एक डीएनए ये बन गया है और एक डीएनए ये बन गया है। अब इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा कि एक तो नया स्ट्रैंड बना है जो रेड कलर में है, वो तो न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बना है,
लेकिन जो ब्लू कलर में है वो ये पेरेंटल डीएनए ही है, वो पुराना ही डीएनए का स्ट्रैंड है। तो यानी कि जो डीएनए है वो कम्प्लीटली नया नहीं बना है, एक स्ट्रैंड न्यू है और एक स्ट्रैंड जो है वो क्या है, पुराना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है। ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक बार आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा। आज के क्वेश्चन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।